झारखंड के पुकार जिले में मंगलपारा नाम का एक गांव पड़ता है और इसी गांव में 25 दिसंबर 2024 की रात काली माता के मंदिर में जो कुछ हुआ उसने वहां मौजूद लोगों को आज तक सोचने पर मजबूर कर रखा है। गांव के रहने वाले रोहन भाई बताते हैं कि उस रात मंदिर में पूजा का आयोजन किया गया था। ठीक रात 12 बजे मां काली के मंदिर में बकरे की बलि दी गई। बलि देने के बाद रिवाज के अनुसार बकरे का सिर मंदिर के पास छोड़ दिया गया, जबकि उसका बाकी हिस्सा बोरी में भरकर रोहन, उनका कजन भाई और एक छोटा भांजा घर वापस लौटने लगे। लेकिन भाई साहब, मंदिर से लौटते वक्त इन तीनों के साथ जो कुछ हुआ ना, उसे सुनने के बाद शायद आप भी रात में किसी सुनसान रास्ते से अकेले गुजरना पसंद नहीं करेंगे। रोहन बचपन से ही अपने मम्मी पापा से दूर अपनी नानी के घर मंगलपाड़ा गांव में रहता था। दिसंबर का महीना था। धुंध इतनी कि 10 कदम दूर का इंसान भी ना दिखे। इस गांव में हर साल पुष्यकाली काली पूजा होती थी, जिसकी एक बेहद पुरानी और सख्त प्रथा है। रात के ठीक 12 बजे माता के सामने बकरे की बलि देनी। इस साल की पूजा के लिए रोहन के मम्मी पापा और सगे भाई बहन भी गांव आए हुए थे। रात के 12 बजते हैं, बलि की रस्म पूरी होती है। सिर वहीं मंदिर में छोड़ दिया गया और बाकी का हिस्सा एक भारी बोरी में पैक कर लिया गया। रात बहुत हो चुकी थी तो रोहन ने अपने घर वालों को पहले ही वापस भेज दिया। अब उस सुनसान मंदिर पर सिर्फ 3 लोग बचे थे, रोहन, उसके मामा का लड़का राहुल और रोहन का भांजा आर्यन। रात का 1 बज चुका था। मंदिर से घर के 2 रास्ते थे। एक लंबा जो घर और बांस के जंगलों से जाता था और दूसरा 1 किलोमीटर का शॉर्टकट जहां सिर्फ पत्थर की खदानें और छोटे टीले थे। वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। रात के 1 बजे इन्होंने वो खदान वाला शॉर्टकट चुना और यहीं से वो अनहोनी शुरू हुई जिसने रोहन की रातों की नींद हमेशा के लिए छीन ली। उस खदान वाले रास्ते पर चलते हुए रोहन को अचानक बहुत तेज प्यास लगी। उस सुनसान खौफनाक रास्ते पर सिर्फ एक अकेला चापाकल था। राहुल ने वो खून से रिश्ती बोरी जमीन पर रखी, आर्यन को बोरी के पास खड़ा किया और खुद चापाकल चलाने चला गया। आर्यन थोड़ा डरपोक किस्म का था और धूप अंधेरे में एक कटी हुई लाश की बोरी के पास अकेले खड़े होने में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। वो डर के मारे भागकर चापाकल के पास आ गया। इस पूरे काम में मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे, सिर्फ 2 मिनट। पर जब ये वापस उस बोरी के पास लौटे तो जो नजारा था उसने इनके पैरों तले जमीन खिसका दी। बोरी का मुंह अपने आप खुला हुआ था, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस बकरे की एक टांग गायब थी। वो टांग किसी जानवर ने काटी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेहद खूंखार तरीके से झटके से उस जिस्म से उखाड़ लिया हो। उस सुनसान खदान में सिर्फ 2 मिनट के अंदर वो भारी भरकम टांग कौन ले गया, डर इनके जहन में बुरी तरह बैठ गया था। पर इन्होंने आर्यन को और नहीं डराया। चुपचाप बोरी उठाई और तेज कदमों से घर आ गए। घर के आंगन में एक पुराना कुआं था। ये बोरी को कुएं के पास अच्छे से ढककर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रात के 3:30 बज रहे थे। ये वो वक्त होता है जब दुनिया सबसे गहरी नींद में होती है और दूसरी दुनिया की ताकतें अपने चरम पर। रोहन की अचानक आंख खुली। उसे वॉशरूम जाना था जो आंगन के दूसरी तरफ था। वो कमरे से बाहर निकला। पूरा घर शांत था और तभी
उसकी नजर उस कुएं के तरफ गई। उसकी सगी बहन प्रिया उस कुएं के पास खड़ी थी, लेकिन वो खाली हाथ नहीं थी। उसने उस भारी बकरे को अपने हाथों में उठाया हुआ था। वो बिना कोई आवाज किए, बिना किसी आहट के उस जानवर को उठाकर सामने वाले घर की ओर भाग रही थी। वो घर एक मुस्लिम फैमिली का था। रोहन वहां जम गया। उसकी सांसें अटक गईं। उसने देखा कि प्रिया ने उस बकरे को उस घर की चौखट पर ले जाकर रखा और फिर उस कच्चे मांस को अपने हाथों से फाड़ना शुरू कर दिया। वो उसे ऐसे नोच कर खा रही थी जैसे सदियों से भूखी हो। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। वो भागकर नानी के पास गया, उन्हें नींद से उठाया, लेकिन जब नानी बाहर आई तो उस चौखट पर कोई नहीं था। वो एकदम खाली था। वो दोनों भागते हुए प्रिया के कमरे में गए। प्रिया अपने बिस्तर पर बहुत गहरी नींद में सो रही थी और वो बकरा बिल्कुल उसी तरह कुएं के पास ढका हुआ रखा था जैसे रोहन ने उसे छोड़ा था। नानी को लगा रोहन ने कोई बुरा सपना देखा है। उन्होंने उसे डांटकर सुला दिया, लेकिन जब रोहन अपनी सोती हुई बहन के पास खड़ा था, उसने एक चीज नोटिस की जिसने उसके होश उड़ा दिए। प्रिया के हाथों पर ताजा खून लगा हुआ था। वो खून अभी भी गीला था, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, ये खून सिर्फ और सिर्फ रोहन को दिखाई दे रहा था। नानी के लिए वो हाथ बिल्कुल साफ थे। रोहन चुपचाप अपनी बहन के सराहने जमीन पर बैठ गया। वो उसे एक टक देखे जा रहा था। अचानक प्रिया झटके से उठकर बैठ गई। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी। उसने एक भयानक क्रीपी स्माइल्स के साथ रोहन की आंखों में देखा और एक ऐसी आवाज में बोली जो उसकी थी ही नहीं, तुम क्यों बता रहे हो सबको? मुझे परेशान मत करो। उसके बाद वो किसी और इंसान की भारी और मरी हुई आवाज में बड़बड़ाने लगी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि रोहन की बॉडी पैरालाइज हो गई। वो भागना चाहता था पर हिल नहीं सका। वो वहीं खड़े खड़े बेहोश हो गया। अगली सुबह 9 बजे रोहन को होश आया। उसने देखा प्रिया घर के बाहर खड़ी है और उसी मुस्लिम फैमिली के घर को एक टक घूर रही है। रोहन को ये सब देखकर बहुत तेज बुखार आ गया। माँ ने कमरे में आकर पूछा कि बकरे की एक टांग कहाँ है। राहुल ने जैसे तैसे बात संभाल ली कि शायद रात में कोई कुत्ता ले गया होगा। उसी शाम सब घर के बाहर आग ताप रहे थे। रोहन अपना फोन चार्ज करने उठा तो प्रिया भी एकदम से उठकर उसके पीछे आ गई। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। मम्मी के डांटने पर वो वापस जाकर बैठ गई। रोहन ने उसका फोन लिया और जैसे ही उसे चार्ज में लगाया, स्क्रीन ऑन हुई। फोन के वॉलपेपर पर एक 16 साल की लड़की की फोटो थी। सोचकर देखिए, अपनी बहन के फोन में एक ऐसी लड़की की फोटो जिसे उसने शायद ही कभी देखा भी ना हो। ये फोटो उसी मुस्लिम फैमिली की जोया की थी जिसकी 5 से 6 दिन पहले ही रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। रोहन अंतर तक कांप गया। रात को रोहन, राहुल और आर्यन एक ही कमरे में सो रहे थे। रात के ठीक 11:55 पर रोहन की आंख खुली। आर्यन अपने बिस्तर पर नहीं था। रोहन बाहर आया तो देखा आंगन में आर्यन और प्रिया खड़े होकर आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। रोहन धीरे से उनके पास गया। आर्यन उसकी तरफ पलटा और एक बिल्कुल
अनजान बेहद भारी आवाज में बोला, तू चला जा यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दे वरना बिना मौत मारा जाएगा। ये आर्यन की आवाज थी ही नहीं। रोहन भागकर राहुल को उठाने आया। 15 मिनट बाद आर्यन खिड़की के पास खड़ा होकर जोया के घर को घूर रहा था। रोहन ने डरते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और अगले ही पल आर्यन ने पलटकर रोहन का गला पूरी तरह दबा दिया। उसकी पकड़ किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। तू दूर रहा कर, जान ले लूंगी तेरी। रोहन का दम घुटने लगा। उसने जैसे तैसे पास रखा गुलदस्ता जमीन पर गिराया। आवाज से राहुल उठा और उसे देखते ही आर्यन अचानक रोहन का गला छोड़कर वापस जाकर ऐसे सो गया जैसे वो नींद में चल रहा हो। तभी प्रिया के कमरे में एक दिल चीर देने वाली चीख सुनाई दी। सब भागकर वहां पहुंचे। प्रिया सीलिंग की तरफ देखकर हवा में हाथ पैर मार रही थी। मुझे छोड़ दो, मेरा गला छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। नानी ने भागकर पूजा घर में गंगा जल डाला। तब जाकर उसका शरीर शांत हुआ और वो बेहोश हो गई। अगले दिन घर वालों ने प्रिया और आर्यन को फुटबॉल मैच के बहाने पास के काली माता मंदिर ले जाने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचे, दोनों ने अंदर कदम रखने से साफ इनकार कर दिया। पंडित जी ने दूर से ही इन्हें देखकर रोहन से कहा, इन पर किसी बहुत बुरी चीज का साया है। कल रात की पूजा का इंतजाम करो वरना ये बचेंगे नहीं। शाम को प्रिया घर लौट गई। 7 बजे आर्यन ने मैच बीच में ही छोड़ दिया और अकेले उसी खदान वाले रास्ते से घर निकल गया। रात के 8:30 बजे मैच खत्म होने पर जब रोहन और राहुल उसी खदान वाले रास्ते से वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में वही अकेला चापाकाल दिखा। उस गुप्त अंधेरे में चापाकाल के पास कोई बैठा था और वहां से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। कच्ची हड्डियों के टूटने की, मांस चबाने की आवाज। रोहन और राहुल के वही कदम रुक गए। वो पवन था। रोहन ने कांपते हाथों से पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और जो नजारा था वो किसी बुरे सपने से भी भयानक था। उसके हाथ में बकरे की वो उखड़ी हुई टांग थी और वो कच्चा मांस चबा रहा था। उसकी आंखों का काला हिस्सा पूरी तरह गायब था और उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था। उन्हें देखते ही उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और रोहन के सिर पर दे मारा। रोहन का सिर वहीं फट गया और खून बहने लगा। अगली रात पंडित जी के कहने पर रोहन ने रेस्टोरेंट ले जाने के बहाने प्रिया और आर्यन को किसी तरह गाड़ी में बिठाया। गाड़ी का माहौल एकदम शांत था, लेकिन जैसे ही गाड़ी मंदिर के करीब पहुंची, आर्यन ने पीछे से रोहन का गला दोनों हाथों से जकड़ लिया। गाड़ी रोक, मुझे नहीं जाना। प्रिया भी जोर जोर से चीखने लगी। चलती गाड़ी में रोहन के हाथ से स्टीयरिंग छूट गया। मौत बस कुछ ही सेकंड दूर थी, लेकिन राहुल ने जैसे तैसे गाड़ी का हैंडल संभाला और मंदिर के गेट पर भिड़ा दिया। पंडित जी के शिष्यों ने उन्हें जबरदस्ती बाहर खींचा और मंदिर के अंदर ले गए। मंदिर में मंत्रों का तेज उच्चारण शुरू हुआ। आर्यन तो भूत बनकर एक जगह बैठ गया, लेकिन प्रिया का शरीर जमीन पर पूरी तरह रेंगने लगा। उसकी हड्डियां अजीब तरीके से मुड़ रही थी। पंडित जी ने जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? प्रिया का शरीर शांत हुआ और उसके मुंह से एक लड़की की आवाज निकली, मैं जोया हूं। जोया ने रोते हुए बताया वो रोहन से प्यार करती थी, लेकिन जोया का एक कजन भाई उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था।
जब जोया ने उसे मना किया तो उस कजिन भाई ने एक सुनसान जगह पर ले जाकर जोया का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। जोया के घर वालों को लगा कि मौत किसी बीमारी से हुई है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मरने के बाद जोया की आत्मा को शांति नहीं मिली और उसने अपने उसी कजिन भाई की जान ले ली। जोया प्रिया के शरीर में थी ताकि वो रोहन के करीब रह सके और आर्यन के शरीर में उसकी कजिन भाई की आत्मा थी जिसे आर्यन के कमज़ोर शरीर पर कब्जा किया था ताकि वो जोया को यहाँ भी परेशान कर सके। पंडित जी ने उस रात बहुत मुश्किल से उन दोनों को मुक्त किया। उसके बाद से घर में वो खौफनाक घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गईं। एक ही घर और दो ऐसी रूहें जिनमें एक प्यार के लिए भटक रही थी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब आप किसी सुनसान सड़क पर अकेले होते हैं और आपको लगता है कि पीछे से आने वाली आहट महज हवा का झोंका है, तो एक बार सोचिएगा ज़रूर, क्या पता वो कोई ऐसा हो जो सिर्फ एक शरीर की तलाश में हो। अगर आपके पास भी कोई ऐसी अपबीती और लॉजिक से परे कोई स्टोरी है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर अपनी स्टोरी भेजिए। मैं उसे दुनिया के सामने लाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने चैनल काल दृश्य को सब्सक्राइब कर लो।